हाँ तो नमस्कार प्यारो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हाँ तो आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद कृष्णा पर फिर से हम स्वागत करते हैं। कल हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स में दर्पण के बारे में पढ़े थे। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़े थे कि दर्पण के ध्रुव क्या होते हैं, दर्पण के द्वारक क्या होते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण के वक्रता केंद्र क्या होते हैं, फोकस ध्रुव, मतलब कुछ सभी उनके परिभाषाओं के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। आज हम दर्पण के द्वारा जब प्रतिबिंब बनाया जाता है तो उस प्रतिबिंब के बनाने के क्या नियम होते हैं, या कहें कि प्रतिबिंब बनाने के लिए जो हम किरण आरेख खींचते हैं उस किरण आरेख के खींचने के क्या नियम होते हैं। तो चलिए देखते हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। सभी बच्चे कापी कलम लेकर के बैठेंगे और हम जो जो लिखवाते जाएंगे नोट्स बनाते चलिएगा और ध्यान से समझिएगा। हम गारंटी देते हैं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम क्या बोले थे बोर्ड पर ही समझा देंगे, बोर्ड पर ही याद करा देंगे, तो बोर्ड पर ही याद करा देंगे। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के नियम कहें या किरण आरेख खींचने के नियम, किरण आरेख खींचने के नियम। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम या किरण आरेख खींचने के नियम। तो पहला नियम है, पहला नियम क्या है, देखिए ये अवतल दर्पण है। हम पहचान करने के लिए बताए थे, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या हो, दबा हुआ हो। ये देखिए, ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ हो, तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ये दर्पण का ध्रुव P हो गया, ये मुख्य फोकस F हो गया और ये वक्रता केंद्र C हो गया। ठीक, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अच्छा, ये एक ले लेते हैं उत्तल दर्पण भी। ये उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या हुआ हो, उभरा हुआ हो, बाहर की ओर हो। देखिए बाहर की ओर है, इसमें भी एक मुख्य अक्ष लेते हैं। ये इसका ध्रुव P हो गया, यह मुख्य फोकस F हो गया और ये इसका वक्रता केंद्र C हो गया। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। दोनों दर्पण पर कैसे किरण आरेख खींचेंगे, कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, उसके नियम को देखेंगे। तो पहला नियम ये है कि यदि प्रकाश किरणें जो हैं, यदि प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण है, यदि प्रकाश किरण क्या करें, मुख्य अक्ष के समांतर जाए, ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर कोई प्रकाश किरण जा रही है, इस मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, किसमें, अवतल दर्पण में, अथवा मुख्य, हाँ दोनों में देखेंगे। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है बाबू, मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। और उत्तल दर्पण में देखिए, अब यहाँ पर आइए, यहीं से परावर्तित हो जाएगा, यहीं से परावर्तित हो गया इधर,
लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पर अगर जो खड़े होकर के देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो ये लगेगा प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं, इस मुख्य फोकस से आ रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं। वास्तव में नहीं आएगा, आता हुआ प्रतीत होगा। तो ये हमारा पहला नियम है। पहला नियम क्या है? यदि कोई प्रकाश किरण यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे सीधे सीधे लिखेंगे पहले नियम में, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, इसके समांतर मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, किसके? परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है अवतल दर्पण में, मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है अवतल दर्पण में, अथवा मुख्य अक्ष नहीं, मुख्य फोकस, ठीक है ना, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है अवतल दर्पण में, अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है किसमें? उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे परिभाषा में? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, कोष्टक में लिख देंगे अवतल दर्पण में, अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, कहाँ कोष्टक में लिख देंगे? उत्तल दर्पण। समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। आसान ये है, मुख्य अक्ष के समांतर गया, मुख्य फोकस से गुजरा, मुख्य अक्ष के समांतर गया, मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत हुआ, बस और कुछ नहीं है। दूसरा नियम, दूसरा इसी का ठीक विपरीत है। दूसरा जो है बाबू, इसी का ठीक क्या है? विपरीत है। कैसे है देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से मुख्य फोकस की ओर कोई प्रकाश किरण जा रहा है, चलिए ये मुख्य फोकस की ओर जा रहा है, समझ में आया? अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जा रहा है, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रहा है। वास्तव में थोड़ा जाएगा, यहीं से परावर्तित हो जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर जब हम देखेंगे बाबू, यहाँ राम भैया बैठे हैं और यहाँ से जब ये देख रहे हैं तो ये क्या लग रहा है? यहाँ मुख्य फोकस की ओर जा रहा है। तो दूसरा नियम यह है कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर अथवा मुख्य फोकस की ओर अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, मुख्य फोकस की ओर जाती हुई अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, जाती हुई किसमें? अवतल दर्पण में, जाती हुई प्रतीत किसमें? उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश किरणें या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, अथवा मुख्य फोकस की, देखिए क्या लिखेंगे? मुख्य फोकस, लिखते हैं क्या? मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, यहाँ कोष्टक में लिख देंगे अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, अथवा क्या? अथवा बाबू मुख्य फोकस की ओर जाती हुई, ठीक है, जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश, ठीक है, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में, अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें इसमें? उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। ठीक है, समझिए इसको, समझिए। मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण,
ये मुख्य फोकस की ओर प्रकाश किरणें जा रही है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण या मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें लिखना। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश, ये मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में, अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें किसमें, उत्तल दर्पण में। जी देखिए प्रतीत हो रहा है, ये वास्तव में जा रहा है। परावर्तन के बाद जैसे ही यहाँ पर प्रकाश किरणें पहुँचा, इसका परावर्तन हुआ, जैसे यहाँ पर प्रकाश किरणें पहुँचा, इसका परावर्तन हुआ। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। पहले हम पढ़े थे समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई आती हुई प्रतीत होती हैं। और दूसरा ठीक उसी का इसे समांतर जाएगा तो मुख्य फोकस से जाएगा तो समांतर, बस ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो मुख्य फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर, बस पहला नियम और दूसरा नियम, ठीक है। तो किरणें क्या होती हैं, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में, अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें इसमें उत्तल दर्पण में। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। समझ में आया, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। चलिए अब तीसरा नियम देखते हैं। पहला नियम देख लिए, दूसरा नियम देख लिए, अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है, देखिए तीसरा नियम है, ये वक्रता केंद्र है। तीसरा नियम के लिए हम इसको क्लियर आरो को हटा देते हैं। ये क्लियर आरेख हटा दें, ये क्लियर आरेख हटा दें, ठीक। देखिए तीसरा नियम ये है कि देखिए ये ध्रुव है, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र है। तीसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये है वक्रता केंद्र, तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये वक्रता केंद्र से जा रहा है, अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, ऐसे वक्रता केंद्र, जैसे ये मान लीजिए ये वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रहा है, ये लग रहा है कि वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, ठीक है, उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जा ही रहा है, वास्तव में जा रहा है, और अवतल दर्पण में तो वास्तव में जा रहा है, उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत हो रहा है। तो तीसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में, अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद जैसे ही यहाँ पर आया, इसका परावर्तन हुआ, तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, यानी जैसे आया था वैसे ही चला जाता है, जैसे आधा होता है वैसे ही क्या होती है, चली जाती है। ये खदेड़ देता है। इस परावर्तन में कहता है बाबू जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते सीधा चले जाओ, वरना ठीक नहीं। जैसे प्रकाश किरणें आई होती हैं, कहता है यूं रुको, जैसे आए हो वैसे ही जाओ, यहाँ नहीं रहने के लिए जगह है, और जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से जाना, ये ध्यान रखना।
तो ये होता है तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है? वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। ये 3 नियम हैं बाबू, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और किरण आरेख खींचने के लिए। ठीक है, एक नियम हम आपको और बताते हैं, एक नियम और बताते हैं। चौथा नियम बताते हैं हम आपको। चलिए, चित्र बनाते चलिएगा, जहाँ जहाँ हम बताए हैं वीडियो को बैक करके चित्र जरूर बना लीजिएगा। हर नियम के लिए अलग अलग चित्र बनाइएगा। पहले नियम का पहला चित्र, दूसरे नियम के लिए दूसरा वाला, तीसरे नियम का ये जो अभी बनाते हैं, चौथे नियम के लिए अब जो बनाएंगे उसको बनाइएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। चौथा नियम ये है कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर गिरता है, यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ गिर रहा है? दर्पण के ध्रुव पर जा रहा है। तो दर्पण के ध्रुव पर जब कोई प्रकाश किरणें उड़ती हैं तो वह परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं और पालन करती हुई मुख्य अक्ष के साथ उतने ही कोण पर क्या होती हैं? दूसरे दिशा में। जैसे देखिए, यहाँ से जब कोई प्रकाश किरणें ये प्रकाश किरण गया तो मुख्य अक्ष के समान दर्पण के ध्रुव पर गिरने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई क्या हो जाती हैं? परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तन के अर्थात ये वाला जो कोण है, इस कोण के क्या हो जाता है? कोण आई कोण आर के ये बराबर यहाँ पर होता है। और इसमें जो इसका अभिलंब होता है वह खुद मुख्य अक्ष हो जाता है। अभिलंब कौन होता है? खुद मुख्य अक्ष होता है। और इसका जो ध्रुव होता है वही क्या हो जाता है? आपतन बिंदु हो जाता है। इसमें भी वही होगा। दर्पण के ध्रुव की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई, परावर्तन के नियमों का क्या करती हैं? पालन करती हुई परावर्तित हो जाती है। अर्थात ये कोण आई जो है इस कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, और इसमें भी मुख्य अक्ष इसका क्या हो जाता है? अभिलंब हो जाता है और ध्रुव पी इसका आपतन बिंदु हो जाता है। तो चौथा नियम यही है कि अगर दर्पण के ध्रुव पर कोई प्रकाश किरण गिर रहा है, दर्पण के ध्रुव पर अगर कोई प्रकाश किरण गिर रहा है तो मुख्य अक्ष को अभिलंब मानते हुए प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं? परावर्तन के नियमों से परावर्तित हो जाती हैं। मुख्य अक्ष को अभिलंब मानते हुए परावर्तित किरणें जो हैं वह परावर्तन के नियमों से परावर्तित हो जाती हैं। क्या ऐसे कह सकते हैं कि मुख्य दर्पण के ध्रुव की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, दर्पण के ध्रुव की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को अभिलंब मानती हुई परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। अब यहाँ पर परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं क्या? मुख्य अक्ष को अभिलंब मानती हुई, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर होता है और इस नियम से परावर्तित होती है। ठीक है, तो चौथा नियम क्या लिखेंगे? दर्पण के ध्रुव की ओर जाने वाली, दर्पण के ध्रुव से होकर, दर्पण के ध्रुव से होकर, ठीक है, होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद क्या करती है? मुख्य अक्ष को अभिलंब मानती हुई परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को अभिलंब मानती हुई परावर्तन के
नियमों का पालन करती हैं, नियमों का क्या करती हैं, पालन करती हैं, करती। समझ में आ गया। दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ये अवतल दर्पण ये उत्तल दर्पण, ठीक है। दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को अभिलंब मानती हैं और इसी को अभिलंब मानते हुए परावर्तन के नियमों का क्या करती हैं, पालन करती हैं। तो ये चौथा नियम था, ठीक है। आशा है सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, मिटा दें, मिटा देते हैं भाई। मिटा दिए, चलिए मिटा दिए इसको हम। अब ईमानदारी से बताइएगा, क्या नियम समझ में आया है? किरण आरेख खींचने का जो नियम हम बताए हैं, 4 नियम बताए हैं, और ये चारों नियम बाबू जिसको समझ में आ गया वो अब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए सज्ज हो गया, तैयार हो गया है। वो अब बना सकता है, चाहे कैसा हो भी दे दे, बोर्ड एग्जाम में दे दे, कंपटीशन में दे दे, IIT नीट कहीं भी दे दे, वो किरण आरेख तो खींच ही लेगा और किरण आरेख खींच करके दी गई वस्तु का प्रतिबिंब तो बना ही लेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो 4 नियम हम आपको बता दिए हैं। अब उसी 4 नियमों के आधार पर आइए हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं, दर्पण द्वारा क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। तो देखते हैं अगला हेडिंग, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण द्वारा क्या होना बाबू, प्रतिबिंब का बनना। हम जानते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय रखेंगे यहाँ पर, गोलीय लिख देंगे, गोलीय दर्पण द्वारा, ठीक है ना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम जानते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इन दोनों दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अच्छा एक चीज़ और जानिए, अवतल दर्पण जो है ना, अवतल दर्पण और एक क्या होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वह 6 स्थितियों में बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ 2 स्थितियों में बनता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में क्यों 2 ही स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है? हाँ, ये भी एक कारण है। और कारण क्या है, चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। किसी भी किताब में और किसी भी सर के द्वारा शायद ही बताया गया हो कि ये क्या कारण है कि अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है जबकि उत्तल दर्पण द्वारा सिर्फ 2 ही स्थितियों में। तो आज हम उसको भी आपको बता देते हैं। देखिए अवतल दर्पण ये है बाबू अवतल दर्पण, और ये रहा इसका मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव P, ये इसका मुख्य फोकस F और ये वक्रता केंद्र C, ठीक है। ये रहा उत्तल दर्पण, ये रहा कौन सा दर्पण बाबू, उत्तल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये दर्पण का ध्रुव P हो गया, ये मुख्य फोकस F हो गया, ये वक्रता केंद्र C, ठीक है। अब देखिए
एक चीज़ और जानिए कि कभी भी किरण आरेख जो होता है ना, वह जिधर परावर्तक पृष्ठ है उधर से ही खींचते। ये नहीं परावर्तक पृष्ठ इधर, इधर से किरण आरेख लेंगे, इधर से लेंगे तो परावर्तन ही नहीं होगा, इधर से ले लेंगे तो परावर्तन ही नहीं होगा। हमेशा परावर्तक पृष्ठ की ओर ही प्रकाश किरणें जानी चाहिए। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं ये अवतल दर्पण में क्यों 6 स्थिति है, उत्तल दर्पण में क्यों सिर्फ 2 ही स्थिति। देखिए बाबू, इसको हम मानते हैं अनंत, ये अनंत है, इसके लिए फिर मान लीजिए यही अनंत है, या चलिए इस दोनों को यही मान लेते अनंत। ठीक, अब देखिए एक स्थिति क्या हो सकती। पहली स्थिति अवतल दर्पण में पहले देखते हैं। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु कोई वस्तु ए है वह मान लीजिए कहाँ है, अनंत पर। प्रथम स्थिति जब वस्तु अनंत पर। द्वितीय स्थिति जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, ये पहली स्थिति हो गई, ये दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, यहाँ पर हो। चौथी स्थिति हो गया। पांचवी स्थिति जब वस्तु खुद मुख्य फोकस पर हो। और छठवां स्थिति ये है कि जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच हो। अब कोई कहेगा सर सातवां स्थिति भी हो सकता है ध्रुव पर हो। तो बाबू जब हम वस्तु को ध्रुव पर ले जाकर रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनबे नहीं करेगा। ठीक है, उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 6 स्थितियाँ, यही कारण है कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ होती हैं। पहला स्थिति वस्तु अनंत पर है, दूसरा स्थिति वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तीसरा वो स्थिति वस्तु खुद वक्रता केंद्र पर है, चौथी स्थिति वस्तु जो है वह वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच है, पांचवी स्थिति वस्तु मुख्य फोकस पर है, छठी स्थिति जो वस्तु है वह दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस के बीच। तो ये 6 स्थितियाँ। अब कहेंगे सर तब तो वही बात इसमें भी ले लेते हैं, उत्तल दर्पण में भी। आइए देखते हैं लेते हैं तो कैसे आता है। चलिए मान लेते हैं भैया, क्या मान लेते हैं, हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो है उसमें जो उसका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र दोनों दर्पण के पीछे होता है। दोनों कहाँ होता है, दर्पण के पीछे होता है, न कि दर्पण के सामने। और जब हम वस्तु को रखेंगे यहाँ पर तो एक तो वस्तु अनंत पर रख लिए, चलिए यहाँ मान लीजिए एक वस्तु तो अनंत पर रख लीजिए, चलिए एक स्थिति ये हो गई अनंत पर। दूसरी स्थिति बाबू हम जब रखेंगे तो चाहे यहाँ पर कहीं भी रख दें वस्तु को, यहाँ से लेकर ध्रुव तक कहीं भी वस्तु को रख दें, वह स्थिति सदैव यही कहलाएगा कि अनंत से लेकर ध्रुव के बीच, अनंत से लेकर ध्रुव के बीच। और कोई स्थिति बनेगी क्या, यहाँ रखने पर कुछ और है बीच में, नहीं है, यहाँ रखने पर नहीं है, यहाँ रखने पर नहीं है, यहाँ भी रखने पर नहीं। तो इसमें केवल व केवल सिर्फ 2 स्थितियाँ हैं। कौन सी, एक वस्तु अनंत पर हो और एक वस्तु जब अनंत और ध्रुव के बीच हो। समझ में आया। तो यही कारण है अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ होती हैं जबकि उत्तल दर्पण में 2 स्थितियाँ। ठीक है, चलिए तो हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने को बताते हैं। अच्छा बाबू, इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ जान लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए। थोड़ा सा जानेंगे, क्या जानेंगे, चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। नोट्स कहीं पर नोट में लिख लीजिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जो पढ़ेंगे इसमें किसके बारे में, जब हम चित्र बनाएंगे, जब हम दर्पण का से कोई सी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये प्रतिबिंब है क्या, इसके बारे में जानते हैं। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, इसको अभी हम बता देंगे। थोड़ा सा नोट में कहीं पर लिख लीजिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब।
ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए बाबू, प्रतिबिंब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो बना हुआ है प्रति और एक है बिंब। ठीक है। प्रति का मतलब बाबू होता है छाया। सुने होंगे फोटोकॉपी कराने लोग जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे हिंदी के महान प्रोफेसर आते हैं तो वो क्या कहते हैं, बाबू एक छाया प्रति दे दो, छाया प्रति दे दो। दोनों एक ही शब्द है लेकिन बोलते हैं छाया प्रति दे दो। चलो भाई, उनकी मर्जी, भाई हिंदी के प्रोफेसर हैं, हमसे ज़्यादा ही जानते होंगे। ठीक है। तो हम जानते हैं कि प्रति मतलब होता है छाया और बिंब माने बाबू होता है वस्तु। बिंब माने क्या होता है? वस्तु। छाया वस्तु मतलब क्या? वस्तु की छाया, वस्तु की छाया। प्रतिबिंब क्या है? वस्तु की छाया है। जैसे हम खड़े हुए, सूर्य की प्रकाश किरणें आई, यहाँ पर लगी टन और आगे बना प्रतिबिंब। आगे क्या बना? प्रतिबिंब। हमारी छाया जो बनती है वही प्रतिबिंब कहलाती है बाबू, वही प्रतिबिंब कहलाती है। तो प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें बिंदु वस्तु से, ठीक है, या कहें किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब, और प्रतिबिंब कब बनता है? एक प्रकाश किरण से प्रतिबिंब कभी नहीं बन सकता। प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश किरणें दो अथवा दो से अधिक हो। ठीक है। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, जब वस्तु से दो या दो से अधिक, वस्तु से, किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को पहले वाले वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है, यहाँ पर कोई बाबू एक कोई वस्तु ले लेते हैं या एक कोई बिंदु ले लेते हैं। चलिए एक कोई वस्तु ही ले लेते हैं, अनंत पर है मान लीजिए। ठीक है। अब यहाँ से दो प्रकाश किरणें ले लेते हैं, या चलिए इसी पर है तो दो प्रकाश किरणें ले लेते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं, तो हम जानते हैं मुख्य फोकस से जाएगा, अभी नियम पढ़ लिए हैं। एक मुख्य फोकस से ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर ये किरणें काट रही हैं, तो यहीं पर बाबू वस्तु का ये और ये एक बिंदु है। मान लीजिए ये एक बिंदु है, ये वस्तु है। तो ये अगर वस्तु है तो ये क्या है? प्रतिबिंब है। ये क्या है? प्रतिबिंब। ठीक है। तो किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब समझ में आ गया। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? लिख लीजिए, लिखिए, हेडिंग डालिए, प्रतिबिंब में लिखिए किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर क्या होती हैं? पर मिलती हैं। कहाँ इनका मिलन हो रहा है? यहाँ ये मिल रही हैं, मिलन कर रही हैं, राम भरत का मिलन हो रहा है। ठीक है। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं बाबू? बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान।
ये कोई वस्तु है, यहाँ से दो प्रकाश किरणें गईं और जाके गिर गई और दर्पण से टकराई, टकराने के बाद परावर्तन हुआ और दोनों कीड़े जहाँ पर बन गई, जहाँ दोनों कीड़े आपस में मिलान कर ली, वही बिंदु जहाँ मिलान की वही इसका प्रतिबिंब हो गया, वही इसका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। बस इतना सा ही है और कुछ है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम इतना जान लें कि कोई हम वस्तु लिए हैं, ऐसे दो प्रकाश किरणें गईं और प्रकाश किरणें परावर्तन हुई, दर्पण पर जाकर गिरी, दर्पण से क्या दर्पण पर गई तो परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद जहाँ दोनों किरणें मिल गई वही प्रतिबिंब बन जाएगा, वही बिंदु उसका प्रतिबिंब होगा। समझ में आया? ठीक, नोट कर लीजिए। अच्छा देखिए, प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। दो प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कब? जब किरणें वास्तव में मिले। आभासी प्रतिबिंब कब? जब किरणें मिलती हुई प्रतीत हो। जैसे जैसे यहाँ पर अगर हम कोई वस्तु लेते हैं और एक मुख्य अक्ष के समांतर किए तो यह मुख्य फोकस यहाँ से जैसे परावर्तित हो जाएगा, लगेगा मुख्य फोकस से जा रहा। और एक क्या करें, एक जो है हम बाबू या यहाँ से कर दें कि दर्पण की ध्रुव से कर दें, दर्पण का ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, तो दर्पण के जब ध्रुव से जाएगा तो ये मुख्य अक्ष को क्या करेगा, ये जो मुख्य अक्ष को अभिलंब मान करके परावर्तन के नियमों का पालन करेगा, मतलब कोण को सही नियम से बनाते हुए इधर चला जाएगा। तो अगर हम इसको पीछे मिलाएं तो देखिए ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में नहीं मिल रही हैं। इधर तो कब्बो नहीं मिलेंगी, ये एक जा रहा है पाकिस्तान तो एक जा रहा है अफगानिस्तान, तो ये कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पीछे मिलेगा, दर्पण के पीछे। तो यहाँ मिल रहा है, अब बाबू दर्पण के पीछे किरणें मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आभास कर सकते हैं कि मिल रहा है। तो जब आभास किए तो प्रतिबिंब भी कैसा हुआ, आभासी हुआ। यहाँ वास्तव में मिली तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, वास्तविक। समझ में आया? बस इतना ही जानना है, कीड़े वास्तव में मिली, वास्तविक प्रतिबिंब, कीड़े मिलती हुई प्रतीत हुई मतलब आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। चलिए, नोट हो गया। तो आज हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है सब लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा, और अगर ये क्लास वास्तव में बहुत अच्छा और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे कोई फीस नहीं मांग रहे हैं, बस आपसे सिर्फ यही मांग रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास, और लाइक कीजिए, लाइक से हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके, तुरंत पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।